नमस्कार दोस्तों, सुरक्षा नीति की इस वीडियो सीरीज़ में आपका दोबारा से स्वागत है। ये जून मंथ के सुरक्षा नीति के वीडियोस चल रहे हैं। सुरक्षा नीति एक सीरीज़ है जो मंथली बेसिस पे हम लोग वर्कबुक के बेसिस पे करते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जाके आप जो है मेरे इसका वर्कबुक को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर उस वर्कबुक को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेके इन सारे इशूज़ के नोट्स को वहाँ पर बनाइए। आप इंटरनल सिक्योरिटी की जो मेरी किताब है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस किताब का प्रयोग करके साथ में और ये जो सीरीज़ है इसका प्रयोग करिए। आपका इंटरनल सिक्योरिटी कम्प्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर हो सकता है। तो जो आज का टॉपिक है हमारा जून के मंथ का, जो नेक्स्ट टॉपिक है डिबेट का, वो है बेसिकली कि इंडियाज़ मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कंसर्न्स। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हाउ डू वी असेस द मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए दोस्तों, जब 26/11 हुआ, जो 26/11 था, मुंबई अटैक्स हुए, अनफॉर्चुनेट अटैक्स थे, उसमें एक तरीके से नेवी जो है कहीं ना कहीं नाकाम रही और जो घुसपैठिए थे एक तरीके से इंट्रूडर्स थे फ्रॉम पाकिस्तान। दे वर एबल टू बेसिकली एंटर विदाउट एनी काइंड ऑफ चेक्स एंड सेफगार्ड्स at that time on the maritime borders. They were able to enter through the waters. They came into Mumbai and they launched a massive terrorist attack. अब हुआ क्या दोस्तों कि जब हम लोगों ने 26/11 जैसी बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट घटना देखी, उसके बाद कहीं ना कहीं एक तरीके से एक नया मैरीटाइम सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर पेश किया गया कंट्री में। उस स्ट्रक्चर के तहत क्या हुआ कि 3 संस्थाओं को उठाया गया। तो पहली जो संस्था थी दैट वाज द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी को ये बात बोली गई कि भाई ये इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, जिसको हम लोग बेसिकली 24 से 200 नॉटिकल माइल के एरिया को बोलते हैं। कोस्ट गार्ड को बोला गया कि वो एक तरीके से कॉन्टिगुअस जोन 24 टू 200 नॉटिकल माइल में, अगर हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नेवी है तो 12 टू 24 नॉटिकल माइल को जो है उसको कॉन्टिगुअस जोन बोलते हैं। वहाँ पर कोस्ट गार्ड को हम लोगों ने डिप्लॉय किया। और जो 0 टू 12 नॉटिकल माइल था, जिसको टेरिटोरियल वाटर यूएन क्लॉज के तहत बोला जाता है, तो उस टेरिटोरियल वाटर में एक एजेंसी को डिप्लॉय किया गया जो इसका नाम था मारपोल। मारपोल मीन्स मरीन पुलिस। मरीन पुलिस इज बेसिकली द स्टेट पुलिस की जो यूनिट होती है वो होती है। अब दोस्तों देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि एक तरीके से कहीं ना कहीं ये 3 डिफरेंट एजेंसीज तो हमने शुरू करके डिप्लॉय कर रखी थी यहाँ पर, और ये डिप्लॉय कर दी 26/11 के बाद, इनको स्ट्रेंथन कर दिया, इनको थोड़ी एक्स्ट्रा कैपेसिटी भी दे दी। इस दौरान यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम की भी एक शुरुआत करी। अब कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम में एक तरीके से एक थॉट प्रोसेस ये आया कि कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम में जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो बेसिकली फिशरमैन कम्युनिटी के साथ एंगेज करेगी। देखिए, फिशरमैन कम्युनिटी नॉर्मली फिशिंग एक्टिविटी के लिए 12 टू 24 नॉटिकल माइल वाले एरिया में जाएगी, तो थोड़ा सा गहरा पानी भी होता है, बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं होता है, तो फिशेस भी अच्छी मिलती हैं वहाँ पे। तो हुआ क्या कि भाई वहाँ पर ये बात बोली गई कि जो कोस्ट गार्ड है वो बेसिकली लोकल फिशरमैन के साथ एंगेज करके फिशरमैन को भी एक तरीके से सतर्क रहने में ट्रेन करे, उनको भी एक तरीके से कहीं ना कहीं ऐसे रोल में ट्रेन करे कि जिससे कल को कोई ऐसी अनहोनी सी स्थिति होती है तो उस केस में कोस्ट गार्ड जो है एक तरीके से सुरक्षा देने में हमारी मदद कर पाएगी। अब समस्या ये थी दोस्तों, तो समस्या क्या आई? अब ये देखो, एक आर्किटेक्चर तो हमने क्रिएट कर दिया यहाँ पर कोस्टल सिक्योरिटी को लेके, तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन। अब उसका सोल्यूशन हम बाद में देखते हैं, बट पहले प्रॉब्लम समझते हैं। तो प्रॉब्लम ये थी कि पूरा का पूरा जितना भी ये बॉर्डर मैनेजमेंट था वाटर्स में, ये बड़ा फ्रेगमेंटेड सा था और ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शंस थी। अब आप देखिए कैसे। देखो, आपने बोला कि भाई नेवी जो है वो एक तरीके से डिप्लॉय होगी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 24 टू 200 नॉटिकल माइल। अब देखिए 24 टू 200 नॉटिकल माइल में अगर नेवी डिप्लॉयड है तो नेवी का एक जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कंट्री के मैरीटाइम फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करना, राइट। लेकिन समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है कि कई फिशरमैन जो होते हैं जिनके पास बड़ी शिप्स होती हैं जिनको ट्रॉलर बोलते हैं। अब वो ट्रॉलर मान लीजिए अगर 24 नॉटिकल माइल से लेके 30 नॉटिकल माइल वाले एरिया में चला जाए तो वो कोस्ट गार्ड की जुरिस्डिक्शन से बाहर है। तो यानी कि अब वो 30 नॉटिकल माइल में अगर कुछ एक्टिविटी कर रहा है फिशिंग वगैरह की, तो वहाँ पर वो नेवी की जुरिस्डिक्शन में घूम रहा है। अब आप खुद सोचिए कि नेवी एक तरीके से अपना टेरिटोरियल जो फ्रंटियर है, जो उसका एक तरीके से मैरीटाइम फ्रंटियर, उसको अगर वो छोड़ के अब ये देखेगी कि ये फिशरमैन यहाँ पर क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। तो आप सोचिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है कि भाई चाहे हम लोगों ने एरिया क्लियर कट डिफाइन कर दिया हो, लेकिन उस एरिया की क्लियर कट डिफाइन करने के बाद भी ओवरलैप हो रहा था हर जगह पे। अब कोस्ट गार्ड जो है
वो नेवी के एरिया में एंटर ज़रूर कर सकती है, उसको कोई नेवी रोकेगी नहीं, बट नेवी का पर्सनल जो है एक तरीके से, या नेवी की जो शिप है जो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, वो कहीं ना कहीं कोस्ट गार्ड को एक तरीके से रोक के ये बात तो उससे पूछेगी कि भाई आप जो है हमारे ज्यूरिसडिक्शन में करने क्या आए हो। अच्छा, तीसरा है मारपोल, मरीन पुलिस। अब मरीन पुलिस जो है वो 0 to 12 नॉटिकल माइल में है। अब 0 to 12 नॉटिकल माइल से मान लीजिए अगर वो कॉन्टिगुअस जोन में जाता है तो उसको बेसिकली पहले कोस्ट गार्ड पकड़ के पूछेगा कि भाई तुम हमारे ज्यूरिसडिक्शन में क्या करने आए हो। तो देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम यहाँ पे सारी ये हो रही है कि ये 3 tier स्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट किया है, दैट 3 tier स्ट्रक्चर अपेरेंटली हैज नॉट लेड टू institutions to cooperate with each other. This 3 tier structure that we have created has unfortunately created a situation where we have a very fragmented border management and overlapping of jurisdictions. Number 1. नंबर 2, अब इसका सोल्यूशन जो है माधव गोडबोले टास्क फोर्स जो थी गवर्नमेंट की, उसने एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया। उसने बोला कि भाई 1 border 1 force का कॉन्सेप्ट रखो। अब ये कॉन्सेप्ट उसने सिर्फ इंडिया के लैंड बॉर्डर्स के लिए नहीं बल्कि उसने मैरीटाइम बॉर्डर के लिए भी बोला। उसने ये बात बोला कि भाई देखो, अगर हमारा मैरीटाइम बॉर्डर है तो हम पूरे मैरीटाइम बॉर्डर को नंबर 1 एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट की तरह से ट्रीट करें। सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट का मतलब ये होता है कि भाई एक तरीके से आप पूरे के पूरे मैरीटाइम बॉर्डर को एक सिंगल बॉर्डर ट्रीट करें, 3 डिफरेंट लेयर्स ट्रीट मत करें। नंबर 2, उसने बोला कि इस एक बॉर्डर में एक फोर्स होनी चाहिए। अब समस्या क्या थी, देखो माधव गोडबोले टास्क फोर्स ने ये बात तो बोल दी कि भाई 1 border 1 force होनी चाहिए, लेकिन जब मैरीटाइम बॉर्डर की बात आई तो सरप्राइजिंग बात ये थी कि उसने क्लैरिटी ही नहीं दी कि भाई कौन सी फोर्स को मैरीटाइम लेवल पे होना चाहिए, क्या कोस्ट गार्ड होगी, क्या नेवी होगी, या मरीन पुलिस होगी। सो माधव गोडबोले टास्क फोर्स डिड कम आउट विद अ गुड आइडिया that there should be 1 border 1 force, but the problem is that what force should actually be there on the maritime border is something that they never talked about. So इस चीज़ को लेके अभी भी प्रॉब्लम बनी रही। अब दिक्कत क्या थी, अब दिक्कत ये थी कि इस स्थिति में अब ना गवर्नमेंट के पास क्लैरिटी, ना इन संस्थाओं के पास क्लैरिटी कि भाई अब हमें करना क्या है। तो एक सुझाव उठा, एक तरीके का एक डिबेट होने लगा इंडिया में कि भाई क्या हम एक सेपरेट एजेंसी क्रिएट कर दें। देखो इंडिया की एक ये आदत भी है, आप लोगों को पता है, कोई समस्या होती है कमेटी बिठा दो, कोई समस्या होती है कमीशन बिठा दो। तो प्रॉब्लम क्या थी, अब यहाँ पर ये समस्या आ रही थी ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन की, तो कई लोग थिंकिंग देने लग गए कि नहीं भाई एक नया फोर्स बना दो। यार आप एक नया फोर्स अगर बनाते हो, वो टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इन 3 डिफरेंट जोन्स में वो काम कैसे करेगा, पहली बात तो वो एक प्रॉब्लम रहेगी। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ है, इस सिचुएशन में प्रॉब्लम दोस्तों ये हुई है कि 26/11 हुआ 2008 में, हम लोग अभी 2022 में हैं। फ्रॉम 2008 till 2022 द प्रॉब्लम इज दैट इंडियाज मैरीटाइम फ्रंटियर टिल डेट इज हाईली एक्सपोज्ड। इंडियाज मैरीटाइम फ्रंटियर इज स्टिल नॉट प्रोटेक्टेड। We still have different agencies with different jurisdictions, but we have no coordination. And we do not know which agency has how much of responsibility when they are deployed on the ground. So it is in this backdrop that we have to see कि गवर्नमेंट ने अब क्या किया है। तो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली हाल ही में 2022 में नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया है। अब जो ये नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है, ये एक नई पोजीशन क्रिएट की गई है। अब देखिए नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उनको सबसे पहले बैठ के इस पूरे मेस को रिजॉल्व करना है। उनके पास सबसे बड़ा टास्क ये है, जो माधव गोडबोले टास्क फोर्स जहाँ पर इनकम्प्लीट छोड़ के गई थी, कि वहाँ पर वो एलिमेंट ऑफ कंप्लीटनेस ना आए, कि अगर नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि भाई देयर शुड बी 1 border 1 force, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज की डेट में इस फिलोसफी को बिलीव करती है, तो अगर ये स्थिति है तो सबसे बड़ा चैलेंज नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के लिए है कि भाई विच फोर्स विल ही आइडेंटिफाई एज दैट 1 force फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। देखिए चर्चा तो बहुत होती है, नेवी कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका दबदबा घटे, कोस्ट गार्ड चाहेगी कि उसको रोल और मिले, मरीन पुलिस बोलती है कि भाई देखो हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही नहीं है, हम तो पुलिस वाले हैं, हमारे को तो टेरिटोरियल लैंड पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, मरीन पुलिस तो हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंडिचर है फालतू का। तो यहाँ पर इस सारी स्थिति में एक चीज़ क्लियर हो रही है कि मरीन पुलिस इज डेफिनेटली आउट ऑफ द पिक्चर। अब सारा इशू है कोस्ट गार्ड के बीच में और नेवी के बीच में। अब इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों ग्लोबली जो सिनेरियो है वो ये रहता है कि जो नेवी होती है, नेवी ऑलवेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द टेरिटोरियल फ्रंटियर्स ओनली, एंड दीज टेरिटोरियल फ्रंटियर्स इन द केस ऑफ नेवी आर बेसिकली द मैरीटाइम फ्रंटियर्स।
तो जो हम टेरिटोरियल फ्रंटियर बोलते हैं नेवी के केस में, वो मैरीटाइम बॉर्डर होता है। तो इस स्थिति में अगर नेवी का काम ये है कि दे हैव टू ओनली प्रोटेक्ट द मैरीटाइम फ्रंटियर, देन द मोस्ट क्रूशियल एजेंसी दैट शुड बी इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी इज द कोस्ट गार्ड। सो इट इज इन दिस बैकड्रॉप that we have to make sure that Coast Guard is that agency which should be given the responsibility by the National Maritime Security Coordinator as that one single agency for coastal security. But ये होता है या नहीं होता है, ये हमारी तरफ से एक सुझाव है। बाकी गवर्नमेंट को अब इस चीज़ के ऊपर डिलीबरेट करना है और नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को बेसिकली इस चीज़ के डिलेमा को रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इशू था। थैंक यू। बाकी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि दोस्तों 20% डिस्काउंट चल रहा है। आंसर राइटिंग का मेरा प्रोग्राम अनअकैडमी पे है और अभी साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर विजडम कोर्स 2023 के लिए चल रहा है, जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन, EPW वगैरह सब कवर हो रही है वर्कबुक के तहत। तो बहुत सारे लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए थे, देखो अब आपके पास गोल्डन मौका है। 20% डिस्काउंट है। PAV IAS कोड का प्रयोग कीजिए। 3 दिन के लिए ये ऑफ़र वैलिड है, आज से स्टार्ट होके। इस ऑफ़र को तुरंत लीजिए और साथ में इस चीज़ को ज्वाइन कीजिए। इसके साथ साथ अनअकैडमी को ज्वाइन करने के रीज़न बताने का कोई आवश्यकता नहीं। हमारे पास यहाँ के बेस्ट टीचर हैं और 170 टॉपर 2020 और 178 2021 में आए हैं। इसके सिवाय अभी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ चल रही है मेंस की खास करके, और GS में 15 टेस्ट हैं जिसमें सेक्शनल, फुल लेंथ और एसए मिला के, और ऑप्शनल के 8 टेस्ट अलग चल रहे हैं। तो PAV IAS कोड का प्रयोग कीजिए। 20% डिस्काउंट टेस्ट सीरीज़ पे भी अभी आपको मिल जाएगा अगले 3 दिन। साथ में मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है जो आपको इस QR कोड को स्कैन करके इनरोल करके अपनी डिटेल प्रोवाइड करके हमारे टॉप एजुकेटर से मिलेगा। 29 जून से दोस्तों नए बैचेस बाइलिंगुअल और इंग्लिश वाले स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन बैचेस को ज्वाइन कीजिए और इन बैचेस को ज्वाइन करके आप जो है हमारे टॉप एजुकेटर्स का कंटेंट लीजिए। 20% डिस्काउंट मिलेगा PAV IAS के कोड पे। साथ में सबसे इम्पोर्टेंटली ऑप्शनल, अभी ये जो टॉप 8 ऑप्शनल हैं ये अब हमारे यहाँ पर स्टार्ट हुए हैं। PAV IAS कोड प्रयोग कीजिए दोस्तों और 20% डिस्काउंट लीजिए तुरंत ऑप्शनल पे भी। और अगर आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो तो ये नंबर पे कॉल कीजिए और 0% EMI पे हमारे एसोसिएट्स आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।